राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। सो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बड़े अच्छे मित्र थे। दोनों अब बुढ़ापे की तरफ चल रहे थे। खेती बाड़ी थोड़ी बहुत थी, सो उसी में अपना जीवन निर्वाह करते थे। दोनों मित्रों के ही एक एक पुत्र था, जिनमें से एक का नाम था चंदन सिंह और दूसरे के पुत्र का नाम था सज्जन सिंह। पर घर वाले उन्हें प्यार से चंदन और सज्जन बुलाते थे। दोनों पुत्र अपने पिता के काम में हाथ बटाते। खेतों में हल चलाना हो या खेतों में पानी लगाना, दोनों अपने पिता की खूब मदद करते। पर घर वाले उनके इस काम से संतुष्ट ना थे। वो तो चाहते थे कि हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, सो वो नगर में जाकर कोई नौकरी करें, खेती बाड़ी तो हम ही संभाल लेंगे। दोनों के परिवार वालों ने अपने पुत्रों को समझाया कि बेटा, नगर में जाकर कोई नौकरी की तलाश करो तो हम भी तुम्हारी शादी ब्याह करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। गांव में खेती बाड़ी में रखा ही क्या है, थोड़ी बहुत जमीन जायदाद है, उसे तो हम ही संभाल लेंगे। तुम लोग कोई अच्छी नौकरी करो। सज्जन और चंदन दोनों अपने घर वालों की बात मानकर नगर के लिए चलने के लिए तैयार हो गए। जैसे उनके पिता अच्छे मित्र थे, वैसे ही सज्जन और चंदन में भी गहरी मित्रता थी। निश्चित दिन दोनों खा पी कर नगर की तरफ जाने के लिए निकले। पहले सज्जन सिंह तैयार होकर चंदन के घर पहुंचा तो चंदन के पिता ने सज्जन के सामने ही चंदन को कुछ सोने के सिक्के दिए और खाने पीने का सामान बांधकर दोनों को आशीर्वाद देकर शहर की तरफ विदा कर दिया। दोनों पगडंडियों पर पैदल चले जा रहे थे, क्योंकि उस जमाने में यातायात के साधन बड़े सीमित हुआ करते थे। चलते चलते दोनों जब थक गए, कुछ दूरी पर उन्हें एक कुआं नजर आया। दोनों ने ही सलाह मिलाई कि इस कुएं की मुंडेर पर बैठकर पहले कुछ खाया जाए, पानी पीकर तभी आगे बढ़ेंगे। भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं। यही सोचकर दोनों कुएं की मुंडेर पर बैठ गए और दोनों ने अपना अपना भोजन निकालकर खाना शुरू किया। जब भोजन समाप्त हो गया तो दोनों ने सोचा कि कुछ देर यहीं बैठकर विश्राम किया जाए। दोस्तों, अब दोनों के स्वभाव के बारे में भी थोड़ा बताते चले। यहाँ पर चंदन का व्यवहार बहुत ही सरल और सज्जन था, और जो नाम से सज्जन था वह बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह हमेशा चंदन को मुसीबतों में फंसा कर रखता। वह हमेशा चंदन से काम निकालता और फिर उसे धोखा दे देता। पर चंदन बहुत ही सरल स्वभाव का था। वह हर बार अपने मित्र को क्षमा करके उसके साथ मित्रता निभाता। यहाँ भी सज्जन के मन में कपट चल रहा था। उसने सोचा कि मैं अगर चंदन को कुएं में धक्का दे दूं तो इसके पास जो सोने के सिक्के हैं वो मेरे हो जाएंगे और मैं इन सोने के सिक्कों से शहर में जाकर कोई व्यापार कर सकता हूँ। यही सोचकर उसने धोखे से चंदन को कुएं में धक्का दे दिया और उसके सोने के सिक्के और खाना समेट कर वह वहां से चलता बना। चंदन कुएं में गिरते ही बेहोश हो गया, क्योंकि कुएं में ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके सर में और हाथ पैरों पर बड़ी चोटें आई थी। जब उसे होश आया तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। अपने मित्र को आवाज लगाई कि मित्र, मुझे इस कुएं से बाहर निकाल ले। मेरा यकीन मान, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तूने मुझे कुएं में धक्का दिया था, पर वहां कोई हो तो सुने। जब चंदन आवाज लगाता लगाता थक गया तो कुएं में एक कोने में जाकर बैठ गया और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाने लगा। धीरे धीरे रात गहराने लगी। चंदन का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। तभी उसे किन्हीं दो लोगों की बात करने की आवाज आई। उसने सोचा कोई राहगीर शायद रास्ता भटक कर इधर से गुजरे होंगे। सो वह चुपचाप एक कोने में बैठा उनकी बातें सुनने लगा। दोनों व्यक्ति कुएं के पास आकर बातें करने लगे। उनमें से एक की आवाज आई, भूतराज जी, आजकल कहाँ रहते हो? दिन भर आपका कोई पता ठिकाना नहीं रहता, इसी समय तुम यहाँ पर आते हो।
तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ सर्पराज, मैं आजकल दिन में एक राजकुमारी के शरीर में रहता हूँ। बढ़िया बढ़िया पकवान और मुलायम मुलायम गद्दों पर सोता हूँ। सब लोग समझते हैं कि राजकुमारी बीमार है, पर वह बीमार नहीं है, वह मेरे कारण अचेत सी रहती है। चंदन ने अब दूसरी आवाज सुनी, तो क्या तुम अब उस राजकुमारी के शरीर को कभी नहीं छोड़ोगे? भूत बोला, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, पर हाँ, जिस पेड़ पर मैं रहता हूँ उस पेड़ के पत्ते अगर कोई पीस कर राजकुमारी के शरीर पर लेप करे और नाक में 3-4 बूंदे रस डाले इन पत्तों की, तो मैं उसके शरीर को छोड़ दूंगा। जिस पेड़ पर मैं रहता हूँ यह भूत भगाने के लिए कारगर है। और आप बताओ सर्पराज, आप भी तो पूरे दिन अपने इस पेड़ के खकोडर से नहीं निकलते हो, रात में ही निकलते हो, ऐसा क्यों? यह भी एक रहस्य की बात है भूतराज। जिस पेड़ के ककोडर में मैं रहता हूँ उसके नीचे 7 गाड़ी भर जाएं इतना सोना दबा हुआ है। इस खजाने की मैं पूरे दिन रखवाली करता हूँ, रात को इसी पहर में निश्चित होकर निकलता हूँ। अब भूत हैरान होकर बोला, तो क्या तुम्हारे होते हुए इस खजाने को कोई हाथ नहीं लगा सकता? सर्प बोला, ऐसे तो कोई नहीं लगा सकता। हाँ, यदि कोई मुझे मार दे तो इस खजाने को निकाल सकता है, और मैं किसी लाठी डंडे से तो मरूंगा नहीं, ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से, यह मुझे वरदान है। भूत ने हैरान होते हुए पूछा, तो क्या तुम अमर हो? तुम कभी नहीं मर सकते? इस पर सर्पराज ने हंसते हुए कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी जरूर होगी, पर मैं इस तरह से नहीं मरूंगा। पर हाँ, यदि कोई 7 कढ़ाई खोलता हुआ गर्म तेल इस पेड़ के खकोडर से मेरे ऊपर डाल दे तो मैं उसी समय मर जाऊंगा, फिर चाहे कोई भी इस खजाने को निकाल ले। चंदन उन दोनों की बातें सुनकर समझ गया कि इनमें से एक भूत है और दूसरा सर्प। वह डर के मारे उसी कोने में दुबका रहा। धीरे धीरे रात बीतने लगी और सुबह का उजाला अब बस होने ही वाला था कि सर्प और भूत अपने अपने पेड़ पर चले गए। सर्प दाएं वाले पेड़ के खकोडर में चला गया और भूत बाएं वाले पेड़ से उड़कर राजकुमारी के शरीर में चला गया। अब थोड़ी देर बाद उजाला हुआ, लोगों का वहां से आवागमन शुरू होने लगा। तभी किसी राहगीर के पदचाप चंदन को सुनाई दिए, तो चंदन ने करुण पुकार में मदद की गुहार लगाई। उस अजनबी ने कुएं में झांक कर देखा तो चंदन से कुएं में गिरने का कारण पूछा। चंदन ने सारी बात उस राहगीर को बताई। राहगीर ने एक रस्सी के सहारे उसे बाहर खींच लिया। बाहर आने पर चंदन ने उसका आभार प्रकट किया और बाईं तरफ के उस वृक्ष के पास पहुंचा जिस पर भूत रहता था। उसने पेड़ पर चढ़कर कुछ पत्ते और टहनियां तोड़े और उनकी एक गठरी सी बना ली और गठरी लेकर वह राज दरबार की तरफ चल दिया। उसने भूत की सारी बात सुन ली थी। अब वह राजकुमारी का इलाज करके उसे जल्द से जल्द ठीक करना चाहता था। राज दरबार में पहुंचकर उसने द्वारपालों से कहा कि मैं राजकुमारी का इलाज करना चाहता हूँ। द्वारपालों ने जब किसी फटेहाल व्यक्ति के मुंह से यह बात सुनी तो उन्हें बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा, इतने बड़े बड़े वैद्य हकीम राजकुमारी का इलाज ना कर पाए, यह फटेहाल भिखारी सा दिखने वाला व्यक्ति राजकुमारी का क्या खाक इलाज करेगा? और उन्होंने फटकार कर चंदन को वहां से भगा दिया। अपमान और तिरस्कार झेलकर भी चंदन मुस्कुरा रहा था। वह उसी नगर में रहने लगा और गरीबों का मुफ्त में उन पत्तियों से इलाज करने लगा। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे नगर में फैल गई। यह बात राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलावा भेजा कि एक बार आकर राजकुमारी का भी इलाज करे। चंदन तो यही चाहता था, सो उसे मौका मिल गया। वह अपनी पत्तों की गठरी उठाकर राज दरबार में पहुंचा। सिलबट्टे पर उसने पत्ते पीसे और एक लेप तैयार कर लिया। फिर उस लेप को रानी माँ को देते हुए बोला, रानी माँ, आप इस लेप को राजकुमारी के पूरे शरीर पर लगा दो और ये कुछ रस की बूंद उसकी नाक में टपका देना। रानी माँ ने जैसे ही राजकुमारी के शरीर पर लेप किया और 2-4 बूंद रस की राजकुमारी की नाक में टपकाई, वैसे ही राजकुमारी ने अपनी आंखें खोल दी। अब तो भूत को राजकुमारी का शरीर छोड़कर जाना ही पड़ा। वह राजकुमारी के शरीर से उतरकर
अपने पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। राजकुमारी को स्वस्थ देखकर राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पुत्री को गले लगाया तो खुशी के आंसू उनकी आंखों से छलक गए। उन्होंने चंदन से पूछा, युवक, तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहते हो सो तुम्हें मिलेगा। तुमने हमारी पुत्री को ठीक किया है। तुम्हारी जो भी मनसा हो तुम वही हमसे मांग सकते हो। चंदन बोला, महाराज, मुझे आपसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस एक नौकरी चाहिए जिससे मेरा तन ढक जाए और भूखे पेट को अन्न मिल जाए। राजा चंदन के सेवा भाव से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने चंदन को दरबार का राजवैद्य नियुक्त कर दिया। अब तो चंदन के दिन बड़े अच्छे गुजरने लगे। वह राज दरबार में लोगों की सेवा करने लगा, उन पत्तियों से सबका इलाज करने लगा। वह किसी से कुछ ना लेता, बस मुफ्त में ही सबका इलाज करता। जो राजा उसको देता उसी में अपना जीवन निर्वाह करता। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। राजकुमारी जब पूरी तरह स्वस्थ हुई तो उसने उस आदमी से मिलने की इच्छा जाहिर की जिसने उसको ठीक किया था। उसकी दासियों ने उसे बताया कि वह राज दरबार में राजवैद्य के पद पर नियुक्त कर दिया है महाराज ने। सो राजकुमारी ने उसे बुलावा भेजा। चंदन राजकुमारी से मिलने उनके कक्ष में गया। राजकुमारी ने जब चंदन को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई, क्योंकि चंदन एक मजबूत कदकाठी का सुंदर नौजवान था। राजकुमारी उससे मन ही मन प्रेम करने लगी। एक दिन उसने मौका पाकर चंदन से अपने प्रेम का इजहार कर दिया। चंदन भी मन ही मन राजकुमारी से प्रेम करता था, पर वह अपनी हैसियत देखकर कुछ कह नहीं पाता था। अब राजकुमारी ने जब उससे अपने मन की बात कह दी तो वह भी राजकुमारी से प्रेम करने लगा। अब दोनों चुप चुप कर मिलने लगे। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों में भी पड़ी। महाराज ने जब राजकुमारी से इसके बारे में पूछा तो राजकुमारी ने खुलकर स्वीकार किया कि वह चंदन से प्रेम करती है। यह सुनकर राजा को पहले तो बड़ा क्रोध आया, पर वह चंदन की सरलता पर मोहित था। सो उसे भी चंदन पसंद था। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह राजकुमारी का विवाह चंदन से ही करेगा। उसने अगले दिन चंदन को राज दरबार में बुलाकर सारी बात बताई। चंदन इस रिश्ते के लिए तो पहले से ही तैयार था, सो उसने हामी भर दी। अब राजा ने उसके माता पिता के पास निमंत्रण भेजा, लेकिन चंदन के माता पिता को तो यही लगता था कि उनका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि सज्जन सिंह ने जाकर उन्हें यही बताया था कि चंदन एक पहाड़ी से नीचे गिर गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार वाले तो अभी शोक से उभरे भी न थे कि जब राजा का संदेश उन्हें मिला तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो हैरान रह गए कि उनका पुत्र अभी जीवित है। यह जानकर तो चंदन के माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे दोनों राज दरबार में जाने की तैयारी करने लगे। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। अब तो यह खबर सज्जन सिंह के कानों में भी पड़ी कि चंदन जिंदा है और राजकुमारी के साथ विवाह करने वाला है। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने तो यही सोचा था कि चंदन कुएं में पड़ा पड़ा मर गया होगा। सो वह इस बात की पुष्टि करने के लिए नगर की तरफ चल दिया। राज दरबार के द्वार पर जाकर उसने द्वारपालों से कहा कि वह यहाँ के होने वाले दामाद चंदन का मित्र है और उससे मिलना चाहता है। द्वारपालों ने जब चंदन को यह खबर दी तो चंदन ने उसे भीतर आने की अनुमति दे दी। अब तो सज्जन सिंह अपनी आदत के अनुसार रोने का नाटक करते हुए चंदन के पैरों में गिर पड़ा और अपने किए पर पछतावे का नाटक करने लगा। सो हर बार की तरह चंदन को उसके ऊपर दया आ गई। उसने सज्जन सिंह को माफ कर दिया और उठाकर अपने गले से लगा लिया। सज्जन सिंह तो यही चाहता था। सज्जन सिंह अपने मन में कुटिल योजनाएं बनाने लगा। उसने चंदन से कहा, चंदन मेरे मित्र, जो मैंने तुम्हारे सोने के सिक्के चुराए थे उनसे मैंने व्यापार करने की कोशिश की, पर मेरा व्यापार ना चल सका और मैं बर्बाद हो गया। अब मुझे इसी राज दरबार में कोई नौकरी दिलवा दो, तभी मैं समझूंगा कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया है। अब चंदन ने महाराज से कहकर उसे दरबान की नौकरी दिलवा दी। सज्जन सिंह किसी तरह दरबार में ही तो आना चाहता था। उसके दिमाग में जो कुटिल योजना चल रही थी उसके लिए उसे दरबार में आना बहुत जरूरी था, और यह अवसर खुद चंदन ने ही उसे दिलवा दिया।
इधर चंदन जब राजकुमारी से मिलने जाता तो मित्र होने के नाते एक दो बार वह सज्जन सिंह को भी अपने साथ लेकर गया। उन दोनों को प्रेम प्रसंग करते देखकर सज्जन सिंह के कलेजे में आग दहक जाती। उसे यह बात कतई स्वीकार नहीं थी कि उसका मित्र राजकुमारी से विवाह करके इस राजपाट का मालिक बन जाए और वह एक दरबान बनकर ही रह जाए। सो उसके दिमाग में कुटिल योजना बन रही थी। उसने उसको अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे राजा और रानी के कान भरने शुरू कर दिए। सज्जन ने महाराज और महारानी से कहा कि चंदन वैद बनकर उनके राजपाट को हड़पने के लिए आया है। वह राजकुमारी से शादी करने के बाद पूरा राजपाट संभाल लेगा और राजकुमारी को धोखा दे देगा। क्या पता आपको भी नगर से निकाल दे। यह बात सुनकर राजा रानी बहुत क्रोधित हुए। राजा ने बिना किसी छानबीन के चंदन को मौत की सजा सुना दी। उसे 2 दिन बाद फांसी लगनी थी। चंदन ने जब यह सुना तो कोई प्रतिकार नहीं किया और खुशी खुशी सजा को स्वीकार कर लिया। चंदन को पकड़कर जेल में डाल दिया। राजकुमारी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर राजा ने उसकी एक ना सुनी। जिस दिन चंदन को फांसी लगनी थी उसी दिन उसे काल कोठरी से बाहर निकाला गया और राजा ने चंदन से पूछा, चंदन तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो सो कहो। चंदन ने कहा, महाराज मेरी बस एक ही अंतिम इच्छा है। 7 बैलगाड़ी गाड़ीवान सहित मुझे आप दें और 7 कड़ाही तेल उसमें रखवा दें। 7 तकड़े मजदूर भी मुझे चाहिए जो खुदाई का काम भली भांति कर सकें। और महाराज मेरी निगरानी के लिए कुछ सिपाही भी मेरे साथ भेज दें, जिससे आपको यह यकीन बना रहे कि मैं कहीं भाग ना जाऊं। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, यह सब तुम क्यों मांग रहे हो? तो चंदन सिंह बोला, महाराज यह सब आपको बाद में पता चल जाएगा। अब राजा ने चंदन के कहे अनुसार 7 बैलगाड़ियां, 7 कड़ाही तेल उसमें रखवा दिया और 7 मजदूर जो बहुत तगड़े तगड़े थे खुदाई करने के लिए फावड़ा देकर चंदन के साथ भेज दिए। कुछ सिपाही भी भेज दिए जो चंदन की निगरानी कर सकें। चंदन उन बैलगाड़ियों को लेकर उसी जंगल में पहुंचा जहां उसने कुएं में बैठकर भूत और सर्प की सारी बातें सुनी थी। उसने दाईं तरफ के पेड़ के पास जाकर 7 बैलगाड़ियों को रुकने का निर्देश दिया और 7 तेल की कढ़ाइयों को उतरवा कर नीचे रखवा दिया। फिर पेड़ों की सूखी टहनियां और पत्ते इकट्ठे करवा कर आग जलवा दी। फिर उन 7 कढ़ाइयों का तेल खूब गर्म करवाया। जब तेल खोलने लगा तो उन 7 कढ़ाइयों को सैनिकों की मदद से उस पेड़ के खकोडर में डलवा दिया जिसमें वो सर्प रहता था। गर्म तेल पड़ने की वजह से सर्प वहीं जलकर मर गया और थोड़ी देर बाद जब उसके फुंकारने की आवाज़ बंद हो गई तो उसने मजदूरों से कहकर वहां पर खुदाई करवानी शुरू कर दी। जैसे जैसे खुदाई होती गई एक दिव्य खजाना उन्हें नजर आता गया। थोड़ी देर में ही पूरा खजाना उनकी आंखों के सामने था। उस खजाने को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना दिव्य खजाना, हीरे मोती नागमणि, बहुत ही बहुमूल्य खजाना था। चंदन ने सारा खजाना 7 बैलगाड़ियों में भरवाया और राज दरबार की तरफ चल दिया। राज दरबार में पहुंचकर उसने महाराज के सामने सारी गाड़ियां खड़ी कर दी और बिना कुछ कहे फांसी के तख्ते पर जा पहुंचा। राजा ने जब उसका निस्वार्थ समर्पण देखा तो वह सारी बात समझ गया कि इसमें ये सज्जन सिंह की चालाकी है। यह इससे जलता है, इसलिए इसे मौत के घाट उतरवाना चाहता है। सो राजा ने सज्जन सिंह को राज दरबार में बुलाकर सख्ती से सारा सच जानना चाहा। तो सज्जन सिंह ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी सच्चाई राजा के सामने बयां कर दी। अब सज्जन सिंह की पोल खुल चुकी थी। राजा ने क्रोधित होते हुए सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों इसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। इसका फैसला हम 4 दिन बाद करेंगे। सज्जन सिंह खूब रोया, गिड़गिड़ाया और अपने कर्मों की माफी मांगी, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया और चंदन को बाइज्जत बरी कर दिया और हाथ जोड़कर चंदन से अपने किए की क्षमा मांगी। चंदन ने राजा को क्षमा कर दिया। कुछ दिन बाद चंदन के माता पिता भी राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया और उनके रुकने की व्यवस्था राजमहल में ही करवाई। और 2 दिन के पश्चात राजकुमारी और चंदन का बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ।
अब चंदन और राजकुमारी उसी महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय पश्चात राजा ने चंदन को अपना राजपाट सौंप दिया। सो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा चाहे कितनी भी बुराई कर ले, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। और अच्छा इंसान जो अपनी अच्छाई किसी भी समस्या के आने पर नहीं छोड़ता, तो उसे भी इसका फल मिलता है और वो फल बड़ा आनंददायी होता है। तो दोस्तों, कभी भी हमें बुराई का सहारा नहीं लेना चाहिए, ना ही कभी किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को अंत तक देखने के लिए हमारे सभी श्रोतागण का दिल से धन्यवाद। सब सुखी और स्वस्थ रहें, सबके अन्न धन भंडार रहें, किसी के ऊपर भी कोई विपत्ति ना आए, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।